जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 सेविंग अकाउंट रखते हैं गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इसके अलावा भी दोस्तों पोस्ट ऑफिस में हो गया, पेमेंट बैंक में हो गया। आजकल बहुत सारे ऑप्शन है, आप घर बैठे ही अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, आपका पैन कार्ड वहां पर मांगा जाता है। पैन कार्ड का मतलब ये हो गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर एक ट्रांजैक्शंस की सूचना पता लग सकती है अगर वो चाहते हैं तो। हालांकि बहुत सारी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन लिमिट होती है, उन लिमिट से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उसका यूज करते हैं, लेन देन करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR के अंदर आपको उसको किस तरह से दिखाना होता है। दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, कोई सेल करते हैं, सर्विस करते हैं, और आपको GST की लिमिट में बता दूं, पूरे साल के अंदर अगर 20 लाख या उससे ज्यादा की सर्विस देते हैं, पूरे साल के अंदर 40 लाख या उससे ज्यादा का माल बेचते हैं, तब आपको GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपने GST नंबर ले लिया है तो आपको प्रॉपर बही खाते वगैरह बनाने होते हैं, करंट अकाउंट भी मेंटेन करना होता है, सेविंग अकाउंट भी मेंटेन करना होता है। आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह सब बनानी होती है। तो इस केस में तो दोस्तों आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी मेंटेन हो जाते हैं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बही खाते मेंटेन नहीं करते हैं और अपने सेविंग अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा लेन देन कर लेते हैं। आपको पता होगा एक व्यक्ति सिर्फ 5 तरह से ही इनकम कमा सकता है, सैलरी या पेंशन की इनकम। अगर आपको अकाउंट में आती है तो अकाउंट का टोटल कर सकते हैं, पेंशन जो आती है वो भी अकाउंट में ही आती है। इसके अलावा रेंटल इनकम होती है दोस्तों। अगर आपका मकान या दुकान है और उसको आपने किराए पर दी है तो रेंट की इनकम आती है, इसमें आपको 30% की डायरेक्ट ही छूट भी मिल जाती है। इसके अलावा कैपिटल गेन होता है दोस्तों। किसी प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा है तो क्योंकि प्रॉपर्टी का जो भी पैसा, रजिस्ट्री का पैसा आएगा, वो आपके अकाउंट में ही आएगा, और कितने रुपए की खरीदी थी उसको आप घटा करके दिखा सकते हैं। शेयर मार्केट में कोई लेन देन किया तो दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे वो आपकी ब्रोकर की टैक्स P&L में आ जाएगा। इसके अलावा बिजनेस की इनकम, अगर आप सेल परचेज करते हैं तो इसमें आ जाएगी। और इन चारों में जो नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है, जैसे कि FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी स्पेशल रेट की इनकम। दोस्तों मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, जब भी आपके अकाउंट के अंदर पैसा आता है वो क्रेडिट साइड के अंदर आता है, और जब भी पैसा जाएगा वो डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड का एंट्री के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा टेंशन, दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है क्रेडिट साइड के अंदर। मतलब जो पैसा आपके पास में आ रहा है वो पैसा कहां से आ रहा है, वो एक एक एंट्री का हिसाब आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट साइड में पैसा आया है दोस्तों, या तो आपकी वो सेल होगी, कोई माल बेचते हो, या आपकी वो सर्विस होगी, अगर आप कोई सर्विस देते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी सैलरी हो सकती है, आपका रेंट हो सकता है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो सकती है। इसके अलावा और पैसा कहां से आएगा? और पैसा ऐसे आ सकता है कि अगर आपने किसी को लोन दिया था, वो लोन आपका वापिस आ गया, किसी से आपने लोन ले लिया, आपके फादर मदर ने खुश होकर के आपको गिफ्ट दे दिया। इसके अलावा और कहीं से कोई पैसा नहीं आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी व्यक्ति को पेमेंट करनी है 10,000 रुपए, और थर्ड पर्सन कहता है कि मेरा फोन पे नहीं चल रहा है, तो भाई ये 10,000 रुपए मैं तुझे भेज रहा हूं, तू उसे भेज दे, या इस तरह का भी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो बराबर एंट्री अगर आपकी आ रही है तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 तक की सभी बैंकों की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। उनके क्रेडिट साइड के अंदर आपको टोटल लगा लेना है। अभी हम आपको एक एक्सेल की शीट भी बताने वाले हैं जो बड़े ही आसानी से आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। क्रेडिट साइड को जस्टिफाई करना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फ्यूचर में पूछे ना पूछे, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ये पैसा कहां से आया था। डेबिट साइड के अंदर अगर आपने कोई खर्चा किया, कोई एक्सपेंसेस किया, उसकी कोई ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगर डेबिट साइड के अंदर आपने कोई भी अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दी, अपनी खुद की LIC कराई, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, या आपको पता होगा 80C से लेकर के 80U तक बहुत तरह के खर्चे क्लेम होते हैं, उन खर्चों को क्लेम करना है। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था ELSS के अंदर, तो इन सभी खर्चों को आपको अलग से मेंटेन कर लेना है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ये आपको छूट मिलने वाली है। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है तो आपको पता होगा जब आपका साल खत्म हो जाता है तो 15 जून तक आपको फॉर्म नंबर 16 जिसके पार्ट A और पार्ट B होते हैं वो आपको मिलेंगे, और उसके आधार पर आपको अपनी सैलरी की इनकम दिखानी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने क्रेडिट कार्ड के अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, तब ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। तो ऐसा कोई आपका केस है
तो इन क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में आपने जो भी इनकम कमाई है उनको या तो बिजनेस के अंदर या अदर सोर्स के अंदर जरूर दिखाएं, ताकि इन फ्यूचर के अंदर नोटिस आए तो आप ये बता पाएं ये सारे के सारे क्रेडिट कार्ड मेरे इनकम नहीं थी, मुझे तो इनसे जो इनकम हुई थी वो मैंने आईटीआर में दिखा दी है। तो अगर आपको सैलरी की इनकम मिलती है तो आप अपने सैलरी का जो दोस्तों हर महीने आपको अकाउंट में आती है वो नेट आती है, वो आपको टीडीएस वगैरह कट करके आती है। तो आप कोशिश करें कि ग्रॉस सैलरी को ही अपनी आईटीआर में दिखाएं। एआईएस, टीआईएस और 26एस में भी आपकी ग्रॉस सैलरी आती है, वहां से भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। रेंट की इनकम मैंने आपको बताया आपके अकाउंट में आती है तो उसका टोटल लगा करके 30% आईटीआर में अपने आप क्लेम मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस की इनकम है तो आप पूरी की पूरी क्रेडिट साइड को सेल भी मान सकते हैं, सर्विस भी मान सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जितनी भी बैंक स्टेटमेंट है आपकी उसके अंदर आपको अपनी क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है। हालांकि कई बार तो बहुत ज्यादा 100 पेजेस की आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट हो जाती है, लेकिन आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं तो ये आप ही का फर्ज बनता है कि आप उसको जस्टिफाई करें। तो आईटीआर भरने से पहले दोस्तों जब आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको अलग अलग सैलरी के हिसाब से, अगर मान लीजिए आपको सैलरी की इनकम आती है अलग अलग इनकम के हिसाब से, मान लीजिए जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, लेकिन एक चीज आपको और ध्यान देनी है, यहां पर जो सैलरी आएगी ये आपको नेट आती है। नेट का मतलब आपको डिडक्शन वगैरह, टीडीएस वगैरह सब काट के आती है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि फॉर्म नंबर 16 आपको मिलेगा, इसके पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं, वहां से देखें। नहीं तो आप एआईएस, टीआईएस और 26A से भी अपनी सैलरी को मैच कर लें और उसके हिसाब से ही आपको अपनी सैलरी की इनकम दिखानी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई मकान दुकान से कोई भी किराए की इनकम आती है, रेंट की इनकम, तो दोस्तों रेंट की इनकम में भी अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपका टीडीएस काटा है, अगर 50,000 से ज्यादा की अगर आपकी आती है या नॉर्मली 2,40,000 से ज्यादा की कोई ऑडिट वाला व्यक्ति आपको रेंट देता है तो आपका टीडीएस काट लेगा। नहीं काटता है तो आपको पता होगा आपके बैंक अकाउंट में रेंट आता होगा और इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका जो किराया आया तो आपको 30,000 की छूट देने के बाद आपकी इनकम में 70,000 ही जुड़ने वाला है। तो दो चीजें आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी है, आपकी जितनी भी इनकम आपकी आई सैलरी से और रेंट से। इसके बाद दोस्तों कैपिटल गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी, बहुत बार लोग प्रॉपर्टी का खरीद बेच करते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कोई प्लॉट बेच दिया और ये प्लॉट का पैसा आपके अकाउंट में आ गया। दोस्तों ये पैसा दो तरह से होता है, एक तो रजिस्ट्री का पैसा होता है और एक कैश का पैसा होता है। हम आपको ये रिकमेंड करेंगे इस कैश के पैसे को आप सीधा ही खाते में जमा ना करें। और रजिस्ट्री जितने रुपए की हुई है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की रजिस्ट्री हुई है 2024-25 के अंदर और आपने इस प्लॉट को 2020-21 के अंदर मान लीजिए 6 लाख रुपए का खरीदा था, तो आपने 10 का बेच दिया, 6 का खरीदा था, तो ये 4 लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। हालांकि कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स होते हैं दोस्तों, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है ये थोड़ा सा एक डिस्कशन का इशू होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि आप इसके अंदर अपनी कैपिटल गेन की इनकम को प्रॉपर शो करें। इसके अलावा आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो दोस्तों 3 महीने बाद, 1 महीने बाद अलग अलग बैंक के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलता होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो सेक्शन 80 TTA के अंदर 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन को 80 TTB के अंदर 50,000 की छूट FD RD सभी को मिलाकर के मिल जाएगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको 1 भी रुपए की छूट नहीं मिलेगी। जितना भी ब्याज आया है वो दोस्तों आपके AIS, TIS और 26S में भी शो करता है। तो आप क्रेडिट साइड के अंदर जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला है उसका टोटल आप जरूर लगा लें। और डिविडेंड की इनकम दोस्तों बहुत बार कंपनियां शेयर मार्केट के अंदर आपको डिविडेंड देती है, वो भी आपके अकाउंट में आता है, तो इसको भी एक बार आप यहां पर भी देखें और AIS TS से भी मैच करें। और इसके अलावा आप अपने ब्रोकर की रिपोर्ट से भी डाउनलोड करें। ये शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शंस को मैं बताना भूल गया, अगर आप ब्रोकर का टैक्स P&L डाउनलोड करेंगे वहां पे अलग अलग जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपकी डिविडेंड की इनकम, आपके F&O, आपकी इंट्राडे, ये सारी की सारी अमाउंट आपकी दिखाई देगी। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपके जैसे ब्रोकर के आप एप्लीकेशन से आप अपने बैंक अकाउंट में पे आउट मारते हैं, 1 लाख रुपए आ गया, फिर आपने वापस से ऐड किया उस अकाउंट में, तो ये आपकी ना तो इनकम है ना ही आपके खर्चे हैं, तो इसको आपको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, किसी से आपने लोन लिया या लोन दिया वो सारा नेम वाइज यहाँ पे डालें। गेमिंग की इनकम में भी आपका 30% का TDS कट जाता है, क्रिप्टो की इनकम में भी कट जाता है। आपको मदर से, फादर से, कोई रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से गिफ्ट आया तो नॉन रिलेटिव से तो 50,000 तक का टैक्स फ्री है और रिलेटिव से सारा का सारा टैक्स फ्री है। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग कैटेगरी में इन सभी खर्चों को, यहाँ पे इनकम को, एक्सपेंसेस को डाल देंगे। इसके अलावा क्रेडिट साइड वाला ही मैंने आपको बताया था ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेबिट वाले के अंदर तो तभी आपको दिक्कत आएगी जब आप अपनी बिजनेस की ITR दिखाते हैं या उन एक्सपेंसेस को क्लेम करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रॉपर तरीके से मेंटेन
मेंटेन करें ताकि जब आप अपनी ITR भरें तो अच्छे से प्रोसेस हो जाए, सेक्शन 139(9) का नोटिस आपको ना आए, इन फ्यूचर में सेक्शन 148 का नोटिस आपको ना आए। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी जिस तरह की इनकम हो रही है, जो 5 हेड होते हैं उसी हेड के अंदर अपनी इनकम को दिखाएं। ITR के फॉर्म होते हैं ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कौन सी इनकम होने पर कौन सा ITR का फॉर्म भरना है, वो भी आप जरूर देखें। साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26 से जरूर चेक करें। अननेसेसरी लेन देन दोस्तों ना करें, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प ITR भरने से रिलेटेड हो या आपके बैंक स्टेटमेंट को चेक करने से रिलेटेड हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।